हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। नित्या एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो हमारा नया टॉपिक है ब्रह्मांड, जो भूगोल विषय के भौतिक भूगोल जो मुख्य शाखा है उसके अंतर्गत आता है ब्रह्मांड। इसके बारे में हम सभी जानेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको परिभाषित करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। परिभाषा जानने के पहले इसके बारे में थोड़ा हम सौर मंडल के बारे में ही जान लेते हैं। सौर मंडल क्या है, किसे कहते हैं? तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड जो हैं, इन सभी के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। तो जैसे हमारा सौर मंडल है, इनका सबका सम्मिलित रूप सौर मंडल कहलाता है, ठीक उसी तरह से हमारा ब्रह्मांड भी है। कई सौर मंडल ऐसे, अनेकों सौर मंडल, अनेक असंख्य तारे, असंख्य आकाश गंगाएं, इन सब का सम्मिलित रूप ही क्या है? ब्रह्मांड है। जो सूक्ष्म या सबसे छोटा जिसे हम कह सकते हैं, सबसे सूक्ष्म अणु से लेकर सबसे महाकाय आकाश गंगाओं तक का जो सम्मिलित स्वरूप है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि ब्रह्मांड की परिभाषा क्या हो सकती है। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, उदाहरण दिया एक छोटा सा सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसका जो सम्मिलित रूप बनता है उसे हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में हमारे सौर मंडल जैसे अनेकों हैं, असंख्य तारे हैं, असंख्य आकाश गंगाएं हैं। इन सब का जो सम्मिलित पुंज है उसे हम क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप, ऊर्जा का, यहाँ आप कर लीजिएगा, ऊर्जा का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड कहलाता है। फिर से नोट कर लीजिए, आप एक दूसरे तरीके से हम लिख दे रहे हैं। अस्तित्वमान आप नोट कर लीजिए परिभाषा। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड कहलाता है। ये हो गई पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा आप इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ये हो गई आपकी दूसरी परिभाषा। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पहली परिभाषा हमने बताया
अस्तित्वमान द्रव्योम ऊर्जा का जो सम्मिलित रूप है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड में अनेक तारे, असंख्य, जिसे हम अनंत भी कह सकते हैं, गिना नहीं जा सकता, अनेक इन तारों के समूह से आकाश गंगा बनी हैं। आकाश गंगा ताराओं का समूह जिसमें विभिन्न ताराएं हैं, असंख्य ताराएं हैं, उनका समूह पुंज क्या कहलाता है? आकाश गंगा। तो आकाश गंगा इनकी संख्या भी ब्रह्मांड में अधिक है। अधिक का मतलब असंख्य जिसे हम कह सकते हैं। तो इस ब्रह्मांड में छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा मतलब महाकाय, सूक्ष्म से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं का जो सम्मिलित स्वरूप बनता है उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। आपको मैंने समझा दिया सरल तरीके से। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लें। अब अगला टॉपिक आता है आपका कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसका रहस्य जानने के लिए कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जिससे हम इसके रहस्य को जान सकते हैं, कौन कौन सी संकल्पनाएं, अवधारणाएं या संकल्पनाएं एक ही हैं। अगला आता है कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, जो जॉर्ज लेमेंटेयर 1966 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिससे हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तब हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में अनेक तारे, असंख्य आकाश गंगाएं, अन्य खगोलीय पिंड जो सूक्ष्म कण से लेकर महाकाय विशाल तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, समूह है उनका एक, हमें इन्हीं सिद्धांतों से स्पष्ट होता है। लेकिन इन सिद्धांतों के पहले भी कुछ संकल्पनाएं जो प्राचीन काल में या मध्यकाल में जितने भी विद्वान या खगोलविद थे या ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने भी कुछ संकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। तो सबसे पहले हम जो प्राचीन काल में दी गई जो संकल्पनाएं थी उसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक जिस पर हम अध्ययन करेंगे वो हमारा होगा महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, मतलब ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी, दोलन सिद्धांत, सतत सृष्टि का सिद्धांत, ये अनेक 3-4 सिद्धांत हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बिग बैंग थ्योरी है, जो आपको अगले क्लास में मिल जाएगी। उसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से अगले क्लास में करेंगे। इसके पहले हम संकल्पनाओं के बारे में जान लेते हैं, जो विभिन्न संकल्पनाएं दी गई हैं कौन कौन सी हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले यूनान के जो महान दार्शनिक जिसे हम कहते हैं उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु महोदय ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है भूकेंद्र सिद्धांत। पहला नंबर आता है अरस्तु का। अरस्तु ये एक महान दार्शनिक थे। कहाँ के? यूनान के महान दार्शनिक। कहाँ के थे? यूनान के। 384 से 322 ईसा पूर्व, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था भूकेंद्र सिद्धांत। भूकेंद्र सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन सी बातें स्पष्ट की थी ये आप देखिएगा इसमें। तो इन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में हमारी पृथ्वी है। यूं कहें कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी किसके केंद्र में है? ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था भूकेंद्र सिद्धांत, इसीलिए इनके सिद्धांत को कहा जाता है भूकेंद्र सिद्धांत। भू मीन्स होता है पृथ्वी और केंद्र मतलब होता है सेंटर, जिसे केंद्र कहते हैं, वो केंद्र में है। पृथ्वी का केंद्र में होना इनका सिद्धांत बन गया भूकेंद्र सिद्धांत। अब इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो केंद्र में है, ठीक है। अब इसके चारों ओर कौन है? सूर्य भाई घूम रहा है। इसके चारों ओर कौन घूम रहा है? सूर्य घूम रहा है। अन्य खगोलीय पिंड भी घूम रही हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य अब ये पृथ्वी हो गई। अब
इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? सूर्य चक्कर लगा रहा है। ऐसे भी आप देखते हैं, अरे प्रत्यक्ष रूप से आप देखते भी हैं कि जैसे किधर से? पूरब से, पूरब से होकर पश्चिम, फिर वही प्रक्रिया पूरब से होकर पश्चिम, ऐसे ही हमें स्पष्ट होता है कि जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ऐसा दिखाई भी देता है। जो आप सुबह देखते हैं कि सुबह पूरब निकला और पश्चिम में अस्त हो गया, ऐसा ही तो स्पष्ट होता है। अरे ये अवधारणा कई साल तक चला, 1530 ईस्वी तक चला। जब कापरनिकस महोदय ने जब स्पष्ट किया, बातें स्पष्ट की, तब इनके मत को खंडित भी किया था। तब उस 1530 ईस्वी से ये स्पष्ट हो गया कि नहीं भाई, ये तो गलत है, ये तो गलत है जो पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है ना, ये तो गलत हो गया। इनके बात को खंडित कर दिया। फिर इन्होंने जो सिद्धांत दिया, सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया। अब ये भू केंद्र था, वो सूर्य केंद्र हो गया। समझ गए ना? इनके सिद्धांत को खंडित किया और क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो केंद्र में नहीं है, वो कहाँ है? हाँ, ये सिद्धांत दिया था उन्होंने। अभी आगे आप चर्चा करेंगे, लेकिन ये सिद्धांत इनका 1530 ईस्वी तक चला। 1530 ईस्वी तक यही सिद्धांत चलता रहा कि पृथ्वी केंद्र में है ब्रह्मांड के और उसके चारों ओर सूर्य चक्कर काट रहा है, ये सिद्धांत दिया था। फिर इसके बाद टालमी महोदय आए। अब टालमी महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया, क्या बताया इसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, पृथ्वी के बारे में क्या बताया, अभी आपको स्पष्ट कर देते हैं हम। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके इतिहास से भी रिलेटेड है। इसको आप चाहें तो नोट करते चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगे परीक्षा की दृष्टि से उसको नोट करते चलिएगा। टालमी महोदय, इन्होंने 140 ईस्वी में ज्यामिति मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे भूकेंद्रित अवधारणा भी कह सकते हैं। भूकेंद्रित अवधारणा, भूकेंद्रित अवधारणा, ये इन्होंने दिया। फिर ये बताया कि केंद्र में कौन है भाई? केंद्र में पृथ्वी, ब्रह्मांड के केंद्र में। वही जो अरस्तु ने बातें बताई, वही इनकी कॉपी बन गई एक तरीके से, आप देखिए। फिर परिक्रमा कौन कर रहा है भाई? इसके परिक्रमा कौन कर रहा है? अन्य पिंड कर रहे हैं। अन्य पिंड जैसे हमारा सूर्य। इनकी बातें अरस्तु की तरह थीं। भू केंद्रित अवधारणा प्रस्तुत किया, केंद्र में पृथ्वी को बताया, परिक्रमा अन्य पिंड कर रहे हैं पृथ्वी की, सूर्य जैसे पिंड है या अन्य पिंड हैं जो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं सूर्य और अन्य खगोलीय पिंड। इसमें आप देखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम नोट कर लीजिएगा, अल्माजेस्ट। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत इन्होंने ज्यामिति मॉडल प्रस्तुत किया था। ज्यामिति मॉडल, इसी मॉडल के अंतर्गत इन्होंने भू केंद्रित अवधारणा प्रस्तुत की थी। अल्माजेस्ट पुस्तक, ज्यामिति मॉडल, भू केंद्रित अवधारणा। केंद्र में पृथ्वी को माना, परिक्रमा अन्य पिंड जैसे सूर्य या अन्य खगोलीय पिंड हैं, ग्रह उपग्रह हैं, तो ये सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने कहा? टालमी ने। ये सब बातें स्पष्ट की। ये अवधारणा और अरस्तु की अवधारणा सेम अवधारणा थी, दोनों लोगों की अवधारणा सेम थी। अब आगे देखिएगा, आगे कौन महोदय आने वाले थे? अब हमारे भारतीय खगोलज्ञ ज्योतिषाचार्य, महान ज्योतिषाचार्य विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कौन कौन बता सकता है भाई? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कौन कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल, बराहमिहिर का नाम आता है। बराहमिहिर, बराहमिहिर 5वीं से
6वीं शताब्दी, इसके बीच में। ये कहाँ के थे? उज्जैन के। उज्जैन, उज्जैन जानते हैं कहाँ ना? हाँ, एमपी में महाकाल की नगरी उज्जैन। बराहमिहिर 5वीं से 6वीं शताब्दी शताब्दी में, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, 5वीं से 6वीं शताब्दी में, ईस्वी में। तो आप देखिएगा ये किसके नवरत्नों में से? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये एक महान ज्योतिषाचार्य, एक महान खगोलविद, एक महान गणितज्ञ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, जिनका नाम था बराहमिहिर। बराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक बराह स्वरूप भेंट किया था। इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बराहमिहिर को बराह स्वरूप भेंट किया था। किस लिए भेंट किया था? एक छोटी सी कहानी है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो पुत्र था वो कब मरेगा, कैसे मरेगा, इसकी भविष्यवाणी किसने की? बराहमिहिर महोदय ने। इसीलिए इनका नाम बराहमिहिर नाम पड़ गया। वहीं से सभी लोग कहने लगे बराहमिहिर। इनका जो पुत्र था चंद्रगुप्त का, ये इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इनका पुत्र जंगली सुअर, बराह जिसे कहते हैं, बनेला, अपने जंगली गाँव में जंगली नाम इसका है बनेला, जिसे हम बराह कहते हैं, जंगली सुअर। तो उन्होंने कहा था इसी के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। जब उसकी मृत्यु सत्य साबित हुई तो बराहमिहिर को अपने दरबार में बुलाकर वही बराह का जो स्वरूप, सुअर का स्वरूप एक भेंट किया था उपहार के रूप में। इसीलिए यहीं से इन्हें बराहमिहिर नाम, इनका बराहमिहिर नाम पड़ गया। तो अब इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था आप देखिएगा। इस सिद्धांत में कौन कौन सी बातें बताई थी जो आज तक वर्तमान समय में एकदम हूबहू वैसे ही स्पष्ट होती हैं जो प्रेजेंट टाइम में है। अरस्तु और टालमी दोनों के सिद्धांत गलत साबित हो गए इनके सिद्धांत के आगे, क्योंकि ये बहुत ही महान विद्वान और महान गणितज्ञ भी थे, विद्वान भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे। ये सूर्य के उपासक थे, सूर्य का इन्हें वरदान मिला हुआ था। ऐसा आपको बुक में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि ये सूर्य के उपासक थे, उनका आशीर्वाद था सूर्य का। इन्होंने एक पुस्तक इनकी प्रसिद्ध है पंच सिद्धांतिका। आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे वो आप साथ में नोट करते चलिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंच सिद्धांतिका। अब इसके अंतर्गत इन्होंने सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांतिका की रचना की, सूर्य सिद्धांतिका की रचना की। अब इनकी जो अवधारणा थी, इन अवधारणा में इन्होंने ये स्पष्ट किया, अवधारणा अब इन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र में कौन है भाई? केंद्र में सूर्य। और परिक्रमा कौन कर रहा है? पृथ्वी। अन्य खगोलीय पिंड किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। अब यहीं से टालमी और अरस्तु दोनों लोगों की जो अवधारणाएं थीं वो गलत सिद्ध हो गईं। जब पंच सिद्धांतिका के अंतर्गत सूर्य सिद्धांतिका में बराहमिहिर ने जो वर्णन किया वो बताया कि केंद्र में सूर्य है। अब क्या हो गया? दोनों लोगों की जो अवधारणाएं थी वो गलत सिद्ध हो गईं, क्योंकि सूर्य के चारों ओर कौन कर रहा है? पृथ्वी। अन्य खगोलीय पिंड किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य की। गलत बात हो गई कि नहीं उन दोनों लोगों की, जो महान दार्शनिक थे? हाँ बिल्कुल। उन्होंने क्या बताया था
कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य या अन्य पिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। और जबकि वराहमिहिर महोदय ने क्या स्पष्ट किया सूर्य सिद्धांतिका में कि नहीं, ये तो गलत है, ये सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी अन्य खगोलीय पिंड, पृथ्वी अन्य खगोलीय पिंड क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, किसकी, सूर्य की। ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? बिल्कुल, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट करते चलिए। ये आपको इतिहास की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है पंच सिद्धांतिका का वर्णन या रचना किसने किया था, सूर्य सिद्धांतिका की रचना किसने की, या ये रचना किसकी है, या सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या सूर्य केंद्र सिद्धांतिका किसने प्रस्तुत किया। इस तरह से आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखते भी होंगे कैसे प्रश्न पूछता है। या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन से एक थे, वराहमिहिर, ज्योतिषाचार्य, खगोलविद। तो ये सब बातें आपको जाननी अति आवश्यक है, जो चाहे खगोल की दृष्टि से, चाहे इतिहास की दृष्टि से, सब की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है वही टॉपिक में पढ़ाऊँगा, वही समझाऊँगा। बाकी तो आप तो थोड़ा बहुत जानकारी रखते भी होंगे, ऐसा है नहीं कि जानकारी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जन्म से ही धीरे धीरे उसको जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है आभास करने लगता है, वो उसको आभास होने लगता है ये क्या चमक रहा है, ये क्या दिख रहा है। धीरे धीरे ये जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है। इसीलिए सब लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य होती है। अब अगला नंबर आपका आता है वराहमिहिर के बाद। वराहमिहिर की अवधारणा इसलिए अपने भारत में नहीं प्रसिद्ध हुई या विश्व में नहीं प्रसिद्ध हुई, उसका एक कारण और था कि हमारे देशों में पश्चिमीकरण चल रहा था, पश्चिमी सभ्यता का, क्योंकि विश्व के लोगों ने इनके बात को ध्यान नहीं दिया। बाद में जब कापरनिकस या अन्य कई खगोलविद या विद्वान जो तर्कों के आधार सिद्धांतों के आधार पर जो अपने मत प्रस्तुत किए, तब बाद में ये पता चला कि वराहमिहिर तो और पहले ही इन्होंने ये सिद्धांत बता दिया था। ये जो सिद्धांत आज हम पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य केंद्र में है, यही तो पढ़ रहे हैं आज भी। तो ये बातें इन्होंने 5वीं 6वीं शताब्दी में ही बता दिया था, जबकि ये बातें दबकर वैसे रह गईं, किसी ने इसका जिक्र भी नहीं किया। बहुत कम ही देखने को आपको मिलेगा किसी भी किताब में, एथेंटिक जब कहीं खोजेंगे तब मिलेगा। अगला आता है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस। अब इसमें आप देखिएगा कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में क्या अवधारणा प्रस्तुत की, सूर्य केंद्रित अवधारणा। सूर्य केंद्रित अवधारणा जो प्रस्तुत की, इसमें इन्होंने ये स्पष्ट किया कि केंद्र में सूर्य, परिक्रमा कौन कर रहा है, वराहमिहिर की तरह पृथ्वी, अन्य पिंड क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, और भी बातें बताई थी दैनिक गति के बारे में, दैनिक गति, वार्षिक गति। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने केंद्र में सूर्य को बताया, पृथ्वी अन्य पिंड जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं चारों ओर, उसके चारों ओर घूम रहे हैं। और भी उन्होंने दैनिक गति को स्पष्ट किया कि एक दिन और यहाँ एक वर्ष, ये इतनी सारी बातें बताई इन्होंने। ये बातें आप देखिएगा, जैसे हमारे केंद्र में ये हो गया सूर्य और इसके चारों ओर पृथ्वी, अन्य खगोलीय पिंड,
अन्य पिंड क्या करते हैं? चारों ओर घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने जो टॉलमी और अरस्तु ने भू केंद्रित सिद्धांत दिया था उसका खंडन किया और अपनी अवधारणा सूर्य केंद्रित अवधारणा प्रस्तुत की। इसमें इन्होंने बताया कि केंद्र में सूर्य है और परिक्रमा उसके चारों ओर कौन कर रही है? पृथ्वी या अन्य खगोलीय पिंड कर रहे हैं। दैनिक गति के बारे में भी बताया कि एक दिन में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम लेती है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ऐसे घूम रहा हो, ठीक है ना, ऐसे घूम रहा हो, जैसे साइकिल का पहिया हो, खड़ा हो, साइकिल खड़ी हो, चल ना रही हो सड़क पर, उसका पहिया घुमा दीजिए, वो अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक उसी तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमते हुए भी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर भी इन्होंने ये बातें स्पष्ट की थी। एक दिन में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में एक चक्कर पूर्ण करती है। इसीलिए इन्हें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हें कहा जाता है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा कहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब एक बात और भी थी इनकी, इन्होंने तारों का अध्ययन किया था। तारों का अध्ययन जब किया था तो उनकी स्थिति को जानने के लिए एक प्लूटोनिक टेबल्स की रचना की थी, जो विश्व के खगोलविदों में काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। एक बातें और भी हैं, आप इसको चाहे नोट कर लीजिएगा। प्लूटोनिक टेबल्स यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लूटोनिक टेबल्स, इसकी रचना की थी। किसके लिए? तारों की स्थिति को जानने के लिए। ये तारों की स्थिति को जानने के लिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। ये प्लूटोनिक टेबल्स की रचना की थी तारों की स्थिति को जानने के लिए। ये विश्व के खगोलविदों में जितने भी खगोलविद थे या प्रसिद्ध विद्वान थे, उनमें ये बहुत ही चर्चा में रहा, बहुत ही प्रशंसा की गई इसकी। और इन्होंने दैनिक गति, वार्षिक गति के बारे में भी बताया। इसीलिए इनका सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया। इसीलिए इन्हें इनके सिद्धांतों के आधार पर ही आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे तो नोट कर सकते हैं आप। हो गया है सब? बिल्कुल नोट करते चलिए। जो जितने भी इम्पोर्टेंट आपको लगे कि हाँ, आपको उतना तो पता थोड़ा बहुत होता ही है कि कौन हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कौन नहीं है। आप बिल्कुल नोट करते चलिए साथ में। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लीजिए कहीं। बिल्कुल नोट करते चलिए। आप यहाँ तो आसानी से समझ जा रहे हैं, लेकिन बाद में बातें भूल जाती हैं, इसीलिए आप नोट करते चलिए। हाँ बिल्कुल लिख लीजिए, बिल्कुल नोट करते चलिए साथ में। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, कोई भी अगर समस्या हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। बाद में बातें स्पष्ट करा देंगे आपको अगली क्लास में। जितने भी आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा होगा वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे बातें स्पष्ट हो जाएं। बिल्कुल हाँ, कोई भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर दीजिए, ताकि बातें स्पष्ट रहें। आगे आपका आता है केपलर महोदय। केपलर का नाम आता है, केपलर, पोलैंड। केपलर महोदय के बारे में पढ़ लीजिए एक बार कि केपलर ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जर्मनी। पोलैंड के निवासी कौन थे? पोलैंड के कॉपरनिकस और जर्मनी के केपलर। अब केपलर ने क्या बताया, अब देख लीजिए। सोलह सौ
1630 है शायद, सॉरी 1630 है, 1630 ईस्वी में इन्होंने बताया कि जो हमारे पृथ्वी के ग्रह हैं, पृथ्वी के ग्रह या अन्य जो ग्रह हैं उनके जो उपग्रह हैं उनसे संबंधित नियम स्पष्ट किया। तो इसे इनके नियम को कहते हैं ग्रहों की गति से संबंधित नियम। ग्रहों की गति से संबंधित, ग्रहों की गति से संबंधित नियम। ठीक है ना, बिल्कुल नोट करते चलिए, सभी बातें स्पष्ट हो जाएं आपकी। नोट करते चलिएगा ताकि बातें स्पष्ट हो जाएं। केपलर महोदय, इनके बारे में आप पढ़िए, देखिए, समझिए। 1630 ईस्वी में ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिया, 3 नियम दिया था इन्होंने। जब आप पृथ्वी की गति के बारे में जब पढ़ते होंगे तो वहाँ गति से संबंधित नियम आते भी हैं। नंबर 1, कक्षाओं का नियम। नंबर 2, कक्षाओं की गति के नियम के बाद इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफलों का नियम, क्षेत्रफलों का नियम। अभी आपको मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ क्या है शॉर्ट तरीके से। तीसरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा, परिक्रमण, परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम। आप इसमें देखिए कक्षाओं के नियम में कि एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग से क्या करते हैं, सभी उपग्रह या ग्रह क्या करते हैं, अपने पिंड के चारों ओर, जैसे पृथ्वी है अपने सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करती है। उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, पूर्णतः कक्षा का नियम। क्षेत्रफल का नियम, परिक्रमा करते हुए सभी पिंड कभी दूर आते हैं, कभी पास होते हैं, कभी दूर होते हैं, कभी पास होते हैं। ये क्षेत्रफल के नियम में इन्होंने स्पष्ट किया। परिक्रमण काल का नियम, कभी ये जो परिक्रमण काल में इन्होंने ये बातें स्पष्ट की कि कौन से ग्रह किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ये परिक्रमण के नियम से संबंधित है। कितना समय ले रहे हैं उसके संबंध में ये दिया गया। आपको अगले क्लास में इसके बारे में जब पृथ्वी की दैनिक गति, घूर्णन गति या वार्षिक गति, इसके बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में विस्तृत व्याख्या की जाएगी इसकी। इतना तक आप समझ लीजिए कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम जो दिया था वो केपलर महोदय ने दिया था, जर्मनी। इसीलिए ये जो नियम दिया था इन्हें क्या कहा जाता है, नवीन खगोल शास्त्र का जनक। आपके सामने 2 प्रश्न 2 उत्तर मिले जो एकदम इसी में आप कंफ्यूज होंगे। आपको एक मिला आधुनिक, आधुनिक, और दूसरा मिला नवीन, दूसरा मिला नवीन। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कापरनिकस, नोट कर लीजिएगा कहीं। दूसरा आता है केपलर, ये नोट कर लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल वनडे एग्जाम में। कापरनिकस आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक, नवीन खगोल शास्त्र के जनक केपलर। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हो गई, आगे चलें। बिल्कुल बिल्कुल नोट करते चलिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। बार बार इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी शब्द को कि जो इम्पोर्टेंट लगे आपको वो बिल्कुल नोट करते चलिए। अगला नाम आता है एडविन हबल। एडविन एडविन हबल। अब इनके बारे में देखिएगा, एडविन हबल क्या बता रहे हैं। एडविन हबल ने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो एकदम बिल्कुल विस्फोट होने के बाद वो एकदम फैलता जा रहा है। विस्फोट होने के बाद इन्होंने
बताया, अमेरिकी खगोलविद थे, अमेरिकी खगोलविद। अमेरिकी खगोलविद इन्होंने बताया कि जो आकाश गंगा है, उन अनेक असंख्य आकाश गंगाएं हैं, उन आकाश गंगाओं के बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अनेक आकाश गंगाओं के होने की बात कही और बिग बैंग जो थ्योरी थी उसके प्रमाण प्रस्तुत किए। बिग बैंग जो थ्योरी थी उसमें इन्होंने उसी के आधार पर जो प्रमाण प्रस्तुत किए वो प्रमाण था इनका कि ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं। अनेक आकाश गंगाओं, इन्होंने जो दूरबीन का आविष्कार दिया था, हब्बल दूरबीन आविष्कार किया था अमेरिकी खगोलविद, इन्होंने ये बातें स्पष्ट की थी जो हमारी ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं, अनेक आकाश गंगाएं हैं, असंख्य जिसे कह सकते हैं, गिना नहीं जा सकता, उनके बीच की दूरी वो बढ़ती भी जा रही हैं, वो एकदम फैलती जा रही हैं और उनके बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है। आप देखिएगा कि जब विस्फोट हुआ उसके बाद उसकी दूरी, उसका विस्तार एकदम बिल्कुल एक तरीके से ब्रह्मांड का विस्तार दिनों दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार, इन्होंने ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की। अगला आप देखिएगा, एडविन हब्बल महोदय के बाद आपकी आता है ये सिद्धांत। ये संकल्पनाएं समाप्त हो गई। संकल्पनाओं के बाद आपका जैसे ब्रह्मांड है, इसमें आपने अभी तक पढ़ा, इसकी जो उत्पत्ति से संबंधित परिभाषा पढ़ा आपने अभी तक। इसके बाद परिभाषा के बाद इसकी जो संकल्पना थी, संकल्पना में संकल्पना या अवधारणाएं जिसे कह सकते हैं। दूसरा है सिद्धांत। मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहले संकल्पनाओं को जान लेते हैं, जो प्राचीन काल में या मध्यकाल में जो संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई अनुमान के आधार पर थी ये, और ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जो साक्ष्य और एकदम बिल्कुल प्रयोग के आधार पर, जिसे हम कह सकते हैं प्रयोग इसका किया गया, उसके आधार पर आप इसको जान सकते हैं। इसमें कई सिद्धांत हैं जो आपको अगली क्लास में आपको इसकी विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी। नंबर 1 आपका है बिग बैंग सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत। दूसरा आता है दोलन सिद्धांत। अगला आता है सतत सृष्टि का सिद्धांत। सतत सृष्टि का सिद्धांत, ये हो गया दोलन और ये सतत। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 एक सिद्धांत और भी है। नंबर 1 हो गया बिग बैंग थ्योरी, नंबर 2 बिग बैंग थ्योरी, नंबर 1, नंबर 2 दोलन सिद्धांत, नंबर 3 सतत सृष्टि का सिद्धांत, और अगला नंबर आपका आता है स्थिति। आप नोट कर लीजिएगा, स्थिति सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत, जो 4 सिद्धांत प्रचलित हैं वो सिद्धांत कहलाते हैं। सिद्धांत के अंतर्गत हम बिग बैंग थ्योरी, दोलन, सतत सृष्टि और स्फीत सिद्धांत, इसके बारे में हम विस्तृत व्याख्या आने वाले अगले वीडियो में करेंगे। ये आज का वीडियो कैसा लगा, कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो भी आपके मन में प्रश्न होगा या जो भी प्रश्न चल रहा होगा आपके मन में, उससे संबंधित भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वो सब बातें आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा। जाते जाते आप बिल्कुल वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।